दोस्तों नमस्कार। मैं तरुण गुर्जर ऑन बिहाफ ऑफ स्वस्थ कृषि संस्थान आज आपके सामने एक सिंपल सा टॉपिक लेकर आया हूँ कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज़ हो रही है। मतलब जो कृषि की लागत है वो बढ़ती जा रही है और उसके मुकाबले हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है। बेसिकली इनका कारण हमको फाइंड आउट करना है और हम नहीं, हमारा जो मेजॉरिटी कृषि प्रभुत्व संपन्न जो लोग हैं जो खेती की जानकारी रखते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, काफ़ी लोग इसके बारे में फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्या ऐसी मेल प्रैक्टिसेस हैं जिसके द्वारा ये दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको शुरू से शुरू करता हूँ जहाँ से द ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने शुरू किया था, तो उसके अंतर्गत पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी हमारे देश की और उसी अनुपात में हमारे पास खाने के लिए अन्न पर्याप्त मात्रा में नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो उन्नत किस्में हम लेकर आए। तो पहले अमेरिका से जो रेड व्हीट था, गेहूँ जो था वो इम्पोर्ट हुआ, उसको हमने उगाया। उसकी जो उत्पादकता थी वो मिट्टी के हिसाब से अच्छी थी या नहीं थी वो उस समय के हिसाब से पता लगेगा। बट मेन रीज़न इज़ दिस कि जब उत्पादन बढ़ाना था तो प्राकृतिक तरीके से उस उत्पादन को उतना इंक्रीज़ नहीं कर पाए। फिर जन्म हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, केमिकल का इंट्रोडक्शन हुआ और जितना हमारा पुराना उत्पादन था उससे कुछ अच्छा बेटर अन्न का उत्पादन होने लगा, इजीली होने लगा और किसानों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी कि हम कम मेहनत में भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस के बाद 1956 में जब यूरिया का चलन आया तो नाइट्रोजन को बेस मारकर उन्होंने जो एक कदम उठाया और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की गई। तो उसके बाद में आप शनि शनि देख सकते हैं कि ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज के समय में हम ज़मीन की आवश्यकता के अनुसार जो पोषक तत्वों की उसमें कमी है वो हम उसके ज़रूरत से ज़्यादा हम उसमें डाल रहे हैं, फिर भी उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है जितना कि उन पोषक तत्वों को डालने पर होना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम क्रमशः धीरे धीरे बात करते जाएंगे। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियरली थोड़ा अवेयर करना चाहूँगा कि हमारी ज़मीन की उत्पादकता पोषक तत्वों को डालने के बावजूद भी बढ़ी क्यों नहीं, और अगर बढ़ी तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि उन पोषक तत्वों को डालने के बावजूद भी उतनी भी उपज नहीं मिल पा रही है, या कुछ फसलें ऐसी हैं जो उतना भी उत्पादन नहीं दे पा रही जितना वो पहले दिया करते थे। तो देखिए इसके पीछे 3 बेसिक रीज़न मुझे जो है वो नज़र आते हैं और उनमें से सबसे पहला है हाइब्रिड सीड। तो जितने भी सीड हैं वो क्रॉस ब्रीड करके या उनको उन्नत बनाने के लिए उनको क्रॉस ब्रीड किया जाता है और किसी की रोग प्रतिरोधकता अच्छी होती है, किसी का उत्पादन अच्छा होता है, कोई किसी और कंटेस्ट में अच्छा हो सकता है, इस तरीके से बीज बनाए गए। लेकिन उनकी एक लिमिटेशन जो अभी समझ में आई है वो ये है कि आप गेहूँ में देख लीजिए, गेहूँ में इतनी वैरायटीज़ हम लोग बना चुके हैं कि हमारा जो मूलभूत बीज था वो अब लुप्त प्राय हो चुका है। लेकिन फिर भी गेहूँ का जो उत्पादन है वो अभी कुछ जो समय निकला है उसमें उसका उत्पादन बढ़ने की बजाय या कांस्टेंट रहने की बजाय वो नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि बीजों में जो अनुसंधान किया जा रहा है, नो डाउट वो अच्छे के लिए किया जा रहा है, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि कोई बीज हम जब बार बार किसी एक ही बीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जर्मिनेशन, उसका प्रोडक्शन, उसका जो क्वालिटी ऑफ सीड है वो प्रभावित होते ही होते हैं। तो इसके बारे में क्या किया जाए वो मैं आपको
थोड़ा बाद में एक बार डिस्क्राइब करूँगा, बट द फर्स्ट हम लोग पहले बात कर लेते हैं इसका रीज़न क्या है। दूसरा ये है कि हमने ज़मीन में जो पोषक तत्व दिए या फिर जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम लोगों ने ज़मीन में दिए, कुछ समय बाद जो भी इंसेक्ट्स और हर्ब्स हैं वो उसकी आदी हो जाती है। तो उसको डालने के बावजूद क्या होता है कि वो जो इंसेक्ट्स और पेस्ट हैं और हर्ब्स हैं वो उसको मतलब उसके प्रति सहनशील हो जाती हैं और उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। फलस्वरूप हमें उसके लिए बेटर ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं कि हम लोग उसको अच्छे से रिपेलेट कर पाएँ। इससे होता क्या है कि देखिए जो शाख है या जो ज़मीन है दोनों में इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, और कुछ केमिकल्स ऐसे हैं उनके रेजिड्यूल्स काफ़ी समय तक भी रहते हैं। और कुछ इंस्टीट्यूशंस का तो ऐसा भी कहना है कि हमने कोई केमिकल आज डाला है तो उसका ज़रूरी नहीं कि प्रभाव हमें आज नज़र आए, उसका प्रभाव हमें 10 साल 15 साल और 20 साल बाद भी नज़र आ सकता है। मतलब ये हानिकारक नहीं है, ये हानिकारक से भी बड़ी चीज़ हो सकती है। तीसरी बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी धरती में, भूमि में जैविक कार्बन जो है, जिसको सिंपली रूप में अगर लोग कहते हैं तो ह्यूमस भी कहते हैं, और मैं उसको कहूँ तो जैविक कार्बन जो है वो क्रमशः बहुत ज़्यादा कम होता गया, और आज उसकी प्रतिशतता अगर देखी जाती है वो 0.023 से 0.05 तक है। मतलब पूरा आधा प्रतिशत भी वो नहीं है हमारे जीवन में, भूमि में। और इसका आप एनालिसिस कीजिएगा, आप पता कीजिए कि हमारी ज़मीन में एवरेज जो जैविक कार्बन है, ह्यूमस है, वो कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो हु किल्ड दैट जैविक कार्बन था, उसको किसने हटाया, क्या कारण उसके पीछे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि कारण कुछ भी हो लेकिन उसका समाधान क्या है। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा। इन जो तीनों चीज़ों के प्रभाव से कृषि उत्पादन जो गिरा है, नो डाउट उसको ऊपर लेके आना है, और इसके लिए रिसर्च भी चल रही है। काफ़ी सारे लोग, कुछ लोग नेचुरल खेती की तरफ भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये विकल्प भी तलाश रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर हम लोग उनका विकल्प लेकर आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए बोला है, जो 10 सूत्री उसका कार्यक्रम है उसमें भी उसको बताया गया कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स से उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ कर इसको स्वावलंबी बनने की कोशिश किया जाए। उससे मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप बीमार कम पड़ेंगे तो आपकी जो एवरेज लाइफ है, एवरेज जो एज है वो बढ़ेगी। आपका जो एक्सपेंडिचर इनके ऊपर जा रहा है दवाइयों के ऊपर, वो भी कम होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आप दवाइयाँ लेकर अपने आप को जो बीमार और कर देते हैं वो भी आपका कम होगा। तो काफ़ी सारे रीज़न इसके पीछे हैं। अब बात करते हैं सिंपल सा कि हमारी ज़मीन में ये जो तीनों चीज़ों की डिफिशियंसी है, उर्वरता कम है, उत्पादन कम हो रहा है, और जैविक कार्बन जो बिल्कुल ना के बराबर है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ज़मीन में जो 17 पोषक तत्व हैं उनका बैलेंस किस प्रकार पौधों को उत्पन्न हो। आपको एक मैं सिंपल सी बात बताना चाहूँगा। जो भी 10वीं तक हमारे एक फूड चेन का एक सिस्टम में पढ़ाया जाता था कि एक खाद्य श्रृंखला होती है, तो उस खाद्य श्रृंखला में किसी भी आप खाद्य श्रृंखला में जाएँ, उसका सबसे जो बेसिक जो पार्ट होता है वो होते हैं बैक्टीरिया। 1 इंच भूमि में करोड़ों अरबों संख्या में बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया दिन रात काम करके भूमि को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वहाँ पर किसी चीज़ की अनुपलब्धता भी होगी तो भी उसको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। म्यूटेंट होते हैं, वो कोई भी पदार्थ कम पड़ रहा हो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया नाम का प्राणी है, ये एक्चुअली अब भूमि से लगभग ख़त्म हो चुका है। रीज़न इसके पीछे बहुत सारे हैं, उनके रीज़न्स के बारे में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि सॉल्यूशन देना हमारा काम है। सॉल्यूशन देकर ही हम इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं। तो जो ये बैक्टीरिया इस साइकिल से बाहर हो चुका है, फूड चेन से बाहर हो चुका है, खाद्य श्रृंखला से बाहर हो चुका है। एक तो इसको लेकर आएंगे,
बहुत कंपनीज ऐसा कोशिश कर रही हैं कि बैक्टीरिया को कंसर्टिया फॉर्म में लेकर आ रही हैं, लेकिन फिर भी उस बैक्टीरिया को जीवित नहीं रखा जा पा रहा। ट्राइकोडर्मा है, ज़ोस्पीरियम है, सूडोमोनास है, निफ्टीन्स है, मतलब नंबर ऑफ हज़ारों तरह के, करोड़ों लाखों तरह के जो जीवाणु हैं वो ज़मीन में है, लेकिन उनको कृत्रिम रूप से अगर हम लोग उनको लेकर भी आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि वो नष्ट हो जा रहे हैं। दे आर नॉट कैपेबल टू लिव। उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है, वो ज़िंदा क्यों नहीं रह पा रहे हैं? तो उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि जिस प्रकार मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए होता है, उसी प्रकार बैक्टीरिया को भी जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए होता है, और उसका भोजन है जैविक कार्बन, ह्यूमस। और हमारी भूमि में ह्यूमस 0.023 से 0.5% तक है, जो कि बैक्टीरिया के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बैक्टीरिया हमारी ज़मीन में नहीं है। जिस समय वो पैदा होते हैं उस समय के कुछ समय बाद उनको भोजन नहीं मिल पाता है, तो वो जो अपना कार्य है, जो भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धता प्राप्त देने का जो काम है, वो सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। सुचारू रूप से जब वो काम नहीं कर पाते हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है कि हमें जो पोषक तत्व बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से उपलब्ध करा पा रहे थे वो हमें बाहर से डालने पड़ रहे हैं, और बाहर से डालने पर उन चीज़ों की जो उपलब्धता है वो तो हो रही है, लेकिन वो चिलेटेड फॉर्म में नहीं हो पा रही है। चिलेटेड फॉर्म में उपलब्ध कराने का काम बैक्टीरिया करते हैं। आप कितना भी ऊपर से पोटाश, नाइट्रो, जो आपका जो सोडियम वगैरह, जो भी बोरॉन वगैरह जो भी आप डालते हैं वो डाल दीजिए, लेकिन अगर वो चिलेटेड फॉर्म में नहीं होंगे तो वो पौधे को नहीं मिल पाएंगे। और इन सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी जो ज़मीन है उसका जो पीएच लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है। मैं कोटा ज़िले से आता हूँ। वहाँ पर अगर आप एवरेज उसका हमारे भूमि का जो पीएच देखेंगे तो 7.5 से 8.5 पीएच तक है। आपको जानकर मतलब शायद आप जानते भी हों, बट मेरा ये बताना मेरा प्राथमिक धर्म है कि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया जो है वो अच्छी अगर फंक्शनिंग करता है तो वो 6.5 से 6.9 तक ही होता है, यानी कि 5%, 4% जो गैप है उसी में वो आपका बेटर परफॉर्म करता है। और बैक्टीरिया एक नो डाउट एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो हमारी धरती के लिए 24 घंटे 7 दिन साल भर काम करता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी भूमि को पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाता है, ज़मीन में एरिएशन बढ़ाता है, एब्जॉर्बेंसी ऑफ वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसे आप कहते हैं वो बढ़ाता है। एंड इसके कितने बेनिफिट्स हैं ये बताना मतलब पॉसिबल नहीं है, कई दिन लग जाएंगे। तो हमें ये जो बैक्टीरिया जो साइकिल से बाहर हो गया है, एक तो इसे लेके आना है, लेके भी आ रहे हैं तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो दिक्कत आ रही है उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो आपको अगले वीडियो में या अगले कुछ समय में हम लोग बताएंगे कि हमने उस चीज़ को भी फाइंड आउट कर लिया है, किस प्रकार से बैक्टीरिया भूमि में जीवित रहेगा, 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज आपके लिए काम करेगा। और उससे भी बड़ी बात कि भूमि का जो पीएच है वो भी मेंटेन होगा। मेन टू से आप एक चीज़ सही कर देते हैं तो बाकी सारी चीज़ें स्वतः सही होती जाती है। और एक जो बहुत बड़ा मिथ जो लोगों को और किसानों के दिमाग में बैठाया गया है उर्वरक को लेकर, नाइट्रोजन जो है वो पौधों के लिए वरदान का काम करती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो चिलेटेड फॉर्म में नहीं होता है। यूरिया जब पानी के साथ सहयोग करता है तो NH4CO3 यानी कि जो बनता है तो उसको 3 ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करने पर HNO2 बनता है, जो कि 3 जल अणुओं का निर्माण करता है और फलस्वरूप बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस प्रक्रिया में बनने वाली ये कार्बन डाइऑक्साइड ही हरेपन का कारण है, हरियाली लाने का कारण यही चीज़ करती है, ना कि यूरिया करता है। इस केमिकल रिएक्शन से एक शोरे का निर्माण होता है,
इसको तेजाब बोलते हैं। और आप समझ सकते हैं कि तेजाब ज़मीन को किस प्रकार से हानि पहुंचाता है। खनिज अम्लों के कारण जो होता है वो एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि खनिज अम्ल जो हैं वो ज़मीन में एक परत के रूप में जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो परत कठोर हो जाती है तो उसमें पानी का रिसना वो कम हो जाता है। जब पानी का रिसना कम हो जाता है तो जो सॉल्ट और जो ये तत्व हैं ये उस परत को और मोटा करके उसको ब्लॉक कर देते हैं। उस ब्लॉकेज से जो केंचुआ होता है उस तक प्रॉपर पानी और ये सब चीज़ें नहीं पहुंच पाती है, और वो केंचुआ अपना जो स्वाभाविक काम है वो करना बंद कर देता है। केंचुए से जो निकलने वाला अपशिष्ट है या फिर जो उसका मैन्योर है उसको जीवाणु भोजन के रूप में खाते हैं। जब केंचुआ नष्ट हो गया तो वहाँ पर जीवाणुओं को भोजन भी मिलना बंद हो जाता है। तो हमारे द्वारा कृत्रिम रूप से डाले जा रहे उर्वरक ये किसान के लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का सौदा है। इनको डालने से हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बढ़ रहा है। जब हम ये चीज़ें कृत्रिम रूप से ज़मीन में डालते हैं तो इससे भूमि कठोर होती जा रही है। भूमि कठोर होती जा रही है तो उसको हमको सॉफ्ट करने के लिए, हक़ जुताई करने के लिए हैवी ट्रैक्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जगह पर ट्रैक्टर का जो पहिया होता है वो आप अगर चल जाता है तो उस जगह पर अंकुरण पौधे के उगने की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से जब ज़मीन कठोर हुई तो हमें जो कल्टीवेशन का जो इक्विपमेंट है वो हाई पावर वाला लेना पड़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वहाँ पे बढ़ी। उसके बाद में ज़मीन की जो 4 या 5 इंच की भूमि हमारे लिए काम की है, हमने उसको 2-2 ढाई-ढाई फुट तक खोद कर ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, और उससे जो पोषक तत्व हैं वो बैलेंस हो गए। बैक्टीरिया तो उसमें है ही नहीं, तो बैक्टीरिया जब है ही नहीं तो वहाँ पर आपको और कृत्रिम रूप से उर्वरक देने पड़ेंगे। उर्वरक देने से वही हो रहा है कि ज़मीन कठोर हो रही है, अनउपजाऊ हो रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब ज़मीन कठोर होती है तो उसमें एरिएशन नहीं हो पाता। किसी भी ज़मीन को, अच्छी ज़मीन को उपजाऊ रहने के लिए 25% एयर की आवश्यकता होती है। इस ज़मीन में पोर्स होते हैं जिसके बीच में वायु निवास करती है, और वायु निवास करती है तो ज़मीन बिल्कुल सॉफ्ट होती है, और ऐसी ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी बेस्ट होती है। तो उर्वरक डालने से वो चीज़ ख़त्म हो गई, ज़मीन कठोर हो गई। ज़मीन कठोर हो गई तो उसको कल्टीवेट करने के लिए हाई पावर उपकरणों का प्रयोग लेना पड़ रहा है। हाई पावर उपकरणों का प्रयोग लेने से जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ हम बोते जा रहे हैं उससे इन खनिज अम्लों से वहाँ पर जो है एक तरह से स्लिट का निर्माण होता जा रहा है, और वो स्लिट जो है वो एक मोटी परत का रूप ले लेती है, तो वहाँ पर पानी का रिसाव नहीं होता, पानी ऊपर जमा रहता है, कारण फ्लड बनता है। फ्लड बनने से जो भूमि की ऊपरी सतह है, 1 या 2 इंच की जो सतह है वो कट कर बाहर जाती रहती है, और हम लोग सोचते हैं कि हमारी ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी है, जबकि जो ऊपरी सतह है वो पानी के साथ कट कर चली जाती है, पानी के बहाव के साथ कट कर चली जाती है। हमको ये लगता है कि हमारी ज़मीन अनुपजाऊ है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वही जल ज़मीन में बैठता तो वो सतह वहीं की वहीं रहती और आपको अनुपयोगी खर्चा नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब है कि गोल गोल घूमकर सब चीज़ें वही हैं। एक्चुअली एग्रीकल्चर इज़ वेरी सिंपल, बट आई विल नॉट कोट कि लोगों ने बेनिफिट्स के लिए, सम बेनिफिट्स के लिए कुछ तथ्यों को गोल मटोल हमारे सामने प्रस्तुत किया। हमको वो चमत्कारिक लगे और हमने उन पर विश्वास किया, और जो एक्चुअल में नेचुरल प्रोसेस था उसको छोड़कर हम साइंटिफिक प्रोसेस कहें या फिर जो एक मॉडर्न प्रोसेस कहें उस पर शिफ्ट हो गए, लेकिन उससे बेनिफिट होने की बजाय हमारे को और हमारी ज़मीन को नुकसान ही हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि फार्मिंग
इज बिजनेस ऑफ बिजनेसेस। अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो बाकी सारे बिजनेसेस भी नहीं है। तो एग्रीकल्चर को शुड स्टैंड साउंड, इट शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी नेचुरल। और जब चीज़ें नेचुरल होगी तो आगे के बिजनेसेस, आगे की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक चलेगी। अगर यही महंगा हो जाएगा तो आगे की चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी होना शुरू हो जाएंगी। तो सारी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और इस कृषि को नेचुरल फॉर्म में लाने के लिए प्रयास किए जा चुके हैं। हम लोगों ने बैक्टीरिया को जीवित रखने, ज़मीन में एरेशन बढ़ाने, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने, उसके स्लिट जो जम चुकी है उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करके पानी को अंदर पहुंचाने के लिए काफ़ी सारी रिसर्च की जा चुकी है जो आने वाले समय में लोगों को उपलब्ध होंगी। लेकिन क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें उस तरीके से रिजल्ट लोगों को नहीं मिलेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने यूरिया डाला और दूसरे तीसरे दिन हरियाली आ गई। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि ज़मीन को बिगड़ने में आज 50 साल 60 साल लगे हैं, तो उसको सुधरने में कम से कम 15-20 महीने तो लगना स्वाभाविक है ही। आई विल कंक्लूड द वीडियो कि फार्मर को, हमको हमारी फार्मिंग के लिए नेचुरल प्रोसेस पे शिफ्ट होना होगा। उन लोगों की कदर करनी होगी जो ज़मीन में उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, लाइक द बैक्टीरियाज, और उन बैक्टीरियाज को ज़िंदा रखने के लिए भोजन उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो वो आपके लिए दिन रात काम करेंगे और उस भोजन को वहाँ कैसे प्रिजर्व रखना है, पीएच को कैसे मेंटेन रखना है, यूरिया का विकल्प क्या करना है, ये सब के बारे में सोचना होगा। तभी हम अपनी कृषि को एक आधारभूत अस्तित्व दे पाएंगे, ताकि वो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का जो बोझ है लेकर आगे बढ़ सके। इसी के लिए ये मैंने वीडियो बनाया था। आपको आगे में वीडियोस में इनके सॉल्यूशंस मिलेंगे और आशा है आप उनका उपयोग करके लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।